पिछले क्लास में क्या बताए थे आप लोग को? समाप्त हो गया था ना? क्या समाप्त किए थे? क्या समाप्त किए थे? खत्म हो गया था। चलिए, हेलो हेलो हेलो, क्या बचा है नदी में? चलिए, लाइए देखें। अच्छा चलिए, सुनिएगा ध्यान से। प्रायद्वीपीय नदी में क्या बताए थे? कुछ लोग कह रहे हैं कि हो गया, तो हम अगला चैप्टर चालू कर दिए। रुक जाइए, बचा हुआ है। इसमें क्या बचा हुआ था बताइए? क्या बचा हुआ था? आप लोग शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो दो चार गो लाइन पढ़ नहीं सकते हैं अपने से? गजब आप लोग का कंडीशन हो गया है। तैयारी ऐसे किया जाता है? अरे एक आध लाइन पढ़ नहीं सकते हैं? क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, इसको तैयारी कहते हैं जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं। तैयारी का मतलब होता है कि आप भी सपोर्ट कीजिए। चलिए देखिए, भारत में कृषि, और नहीं तो फिर अभी इसको खोल दिए हैं तो इसको खत्म करने दीजिए, फिर उसको भी कर देंगे। लेकिन हम अपना मन से कुछ नहीं कर रहे, हमको ये बोले कि खत्म हो गया तब अगले आगे बढ़ गए। हम अपना मन से आगे नहीं बढ़े हैं तो फिर कोई बात नहीं, छूटा हुआ है तो फिर वापस हम आ जाएंगे। चलिए, भारत में कृषि पढ़ लीजिए। कहे कि हमको 2-3 दिन के अंदर में ज्योग्राफी और पॉलिटी को निपटा देना है। आया बात समझ में? इसके बाद हमको आगे कार्रवाई करना है। 5 तारीख तक हम टारगेट रखे हैं बैच आपका खत्म करने का, 5 अगस्त तक। हाँ, 5 अगस्त तक हम आपको खत्म कर देंगे। आया बात समझ में? बायोलॉजी हम 10 चैप्टर याद करा दिए हैं। बायोलॉजी SCRT का पूरा पढ़ा देंगे, 6 to 8 क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हें साइंस खत्म हो जाएगा। इन्हें प्राचीन काल का इतिहास जो बचा हुआ पूरा SCRT से पढ़ा देंगे। बात हो गया खत्म। तो इतिहास, नागरिक, भूगोल खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स भी चल जाएगा SCRT से, क्लियर हो जाएगा। बिहार चल जाएगा SCRT से। SCRT तो बिहार में तो गजब दिया है। बिहार बोर्ड का SCRT तो सही में लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त दिया है। ज्योग्राफी में हर चैप्टर में देखिएगा 2 चैप्टर जोड़ा है, बहुत लाजवाब है। तो हम 5 तारीख तक टारगेट रखें कि आपका बैच खत्म कर देंगे। एक बात बताइए, आपको कितना दिन समय बचेगा? 20 दिन बचेगा। करिएगा खूब रिवीजन। उस 20 दिन में जितना भी पटना में कोचिंग है, सब कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिएगा, है ना? सबका PDF ले लीजिएगा, रात दिन पढ़िएगा एकदम धुआं मचा के, सबका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, भारत में कृषि के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है? भारत में कृषि के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा, कृषि से प्रश्न बहुत आता है, ठीक है? कृषि से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, यह सच्चाई है भाई साहब। भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश कहा जाता है। भारत को क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहां की लगभग
55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। देखिए, प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट यहां पे 55% किसान कह सकते हैं कि है, यानी कि 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। 1991 का डाटा अगर निकाल के आप देखिएगा तो 1991 में कृषि की भागीदारी जीडीपी में कितना था? 52% था। कितना प्रतिशत था? 52% था। याद रखिएगा, कितना प्रतिशत था? 52%, 52% था। कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का आकलन किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है ना, राष्ट्र की जो इनकम होता है, इसके लिए 3 क्षेत्र की गणना की जाती है। पहला क्षेत्र हमारा है कृषि। कृषि से भी सरकार को आय आता है, उसको प्रथम चरण में रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। दूसरा है हमारा उद्योग। देखिए, जब आप उद्योग बैठाइएगा तो सरकार को टैक्स दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तृतीय चरण में सेवा रखा गया है। एक बात आपको हम बताते हैं, राष्ट्रीय आय जो है ना, इन क्षेत्रों से आता है, कृषि से, उद्योग से, सेवा से। सेवा में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल है, आप प्राइवेट अस्पताल चलाते हैं, तो आप सेवा कर रहे हैं, पर प्राइवेट वाले को टैक्स तो देना पड़ता है ना। इसके बाद जब आप कोई भी बिजनेस बैठाइएगा, उद्योग बैठाइएगा, तो सरकार को टैक्स दीजिएगा ना। तो सरकार को इससे भी क्या होता है? इनकम होता है। कृषि जब आप करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें भी किसान को टैक्स देना पड़ता है, डायरेक्ट रूप से देना पड़ता है। आया बात समझ में? तो ये सब जो है ना, राष्ट्रीय आय के स्रोत हैं। तो इतना पेज में खाली आपको यह एक लाइन याद रखना है कि 1951 में संविधान लागू होने के 1 साल के बाद जब जीडीपी देखा गया तो कृषि का कितना प्रतिशत योगदान था? 52% योगदान था कृषि का। अब देखिए, भारत में अगर कृषि के स्वरूप को देखा जाए तो क्या देखेंगे? 55% कृषि क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है। बाप रे बाप, माने अगर बारिश होगा तो खेती होगा और बारिश नहीं होगा तो खेती नहीं होगा। और मात्र 45% क्षेत्र जो है सिंचित है। सिंचित के भी कई साधन है, नहर से, नल से, कुआं से। यानी कि 55% ऐसे क्षेत्र है जहां अगर बारिश नहीं हुआ तो वहां कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आज के डेट में भी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है सिंचाई के अभाव में क्या है? पड़ा हुआ है। भारतीय किसान के फसल की अगर बात करें तो देखेंगे 60 से 65% जो फसल उगाता है किसान, वो खाद्यान्न फसल उगाता है, खाने के लिए उगाता है। और 35 से 40% जो फसल उगाता है किसान, वो किस चीज के लिए उगाता है? इनकम के लिए उगाता है, जिसको नगदी फसल कहते हैं, वाणिज्य कह सकते हैं आप, वाणिज्य फसलें कहा जाता है, नगदी फसल कहा जाता है। हम क्या बताना चाहते हैं आपको? ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय किसान, पहला बात तो यह क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि 1951 में भारत का जो जीडीपी है वो कृषि में कितना परसेंट योगदान दिया था? 52%। भारत का जो खेती होता है किसान का, उसमें कितना प्रतिशत कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है? ये तो एक डाटा अलग हो गया। अगला डाटा यह हुआ कि जो किसान खेती करता है उसमें खाद्यान्न योग कितना प्रतिशत खेती करता है, और नगदी फसल।
देखिए, नगदी फसल या वाणिज्य फसल उस फसल को कहते हैं जिसको किसान उत्पादन करता है सिर्फ एक उद्देश्य के लिए कि उसको बेच करके पैसा कमाया जाए। क्या कमाया जाए? पैसा कमाया जाए। समझ में आ गया बात? सिर्फ पैसा कमाया जाए। तो खाद्यान्न फसलें जैसे क्या होता है, गेहूं होता है और चावल। तो सबसे पहले ना इन डाटा को दिमाग में रखना है कि भारत में जो खेती होता है, खेती मानसून पर इतना प्रतिशत निर्भर है, सिंचाई पर इतना प्रतिशत निर्भर है, किसान खाद्यान्न फसल इतना प्रतिशत करता है, वाणिज्य फसल इतना प्रतिशत करता है। ये थोड़ा सा, चूंकि सारे लोग किसानी को अच्छे से जानते हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, तो इसको थोड़ा डाटा के रूप में भी याद रखिएगा, है ना। चलिए, ध्यान दीजिए, भारत में कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 51% पर ही कृषि की जाती है। भारत में 49% क्षेत्र ऐसा है जिसमें कृषि नहीं होता है। 51% पर कृषि होता है और बाकी क्षेत्र में क्या है भाई साहब, 21% पर क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। 24% पर क्या है, भूमि है, परित भूमि है, परित भूमि है। और 4% पर चारागाह यानी कि घास पाया जाता है। तो उस घास का इस्तेमाल जानवरों को खाने के लिए भी किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि कितना प्रतिशत, भारत के कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि होता है। डाटा 3-4 गो अभी तक आपको मिल गया। पहला डाटा मिला कि 1951 में जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान दिया। दूसरा बात, क्वेश्चन अभी एक करंट अफेयर से पूछ देगा, तो देख के जाइएगा करंट अफेयर वाला कि वर्तमान में इस साल जो है ना जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। तो करंट अफेयर का मैटर हो गया। लेकिन 1951 में जीडीपी कितना प्रतिशत, एक डाटा। दूसरा डाटा पूछेगा कि कितना प्रतिशत सिंचाई होता है और कितना पे सिंचाई नहीं होता है। 55% पे सिंचाई नहीं होता है, यानी कि 55% पे सिंचाई होता है लेकिन मानसून पर निर्भर रहता है। क्लियर है? अच्छा, कितना प्रतिशत खाद्यान्न की फसलें उगाई जाती हैं और कितना प्रतिशत जो है भूमि पर कृषि होता है, इस सब कुछ समझना है आपको। 21% पर वन होता है, 24% भूमि खाली रह जाता है, 4% पर क्या होता है, चारागाह होता है। भारत में कृषि और उसकी जलवायु क्षेत्र, देखिए जितना भी पौधा होता है, हर पौधा को उत्पन्न होने के लिए, हर पौधा को बढ़ने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का जलवायु की जरूरत पड़ता है। एक विशिष्ट प्रकार का क्या चाहिए, जलवायु चाहिए। हर पौधा एक विशिष्ट जलवायु में ही अपना विकास करता है। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसे सर्दी की ऋतु में ही उगाया जाता है। धान एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, इसे गर्मी में। अब देखिए, अभी यहां पे एकदम सचेत रहना है आपको। यहां पे सचेत क्या रहना है कि बहुत ज्यादा विद्वान बने रहिएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ा जाइएगा। अभी आप ज्यादा अपने नॉलेज का आकलन मत लगाइए, अभी एग्जाम हॉल में बैठना बाकी है, किसी को नहीं पता कि क्या क्वेश्चन पूछेगा। आया बात समझ में? इसलिए ज्यादा हीरो किसी को नहीं बनना है। जाकर दिमाग को स्थिर रखिए, डाटा को कलेक्ट करते रहिए। मुंह बंद कान खुला, जिसका मुंह खुला उसका कान बंद हो जाता है, प्राकृतिक चीज है ना। इसलिए मुंह बंद कान खुला, सुनिए खाली। हम आपको याद करवा देते हैं। देखिए, गेहूं जो है ना और धान की बात करता है, तो गेहूं जो है सर्दी में होने वाला फसल है और धान जो है वो गर्मी में होने वाला फसल है। यानी कि इसको हम कहते हैं क्या, उष्णकटिबंधीय, इसको कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण में शीत शब्द आ रहा है, शीत माने ठंडा, तो सर्दी में होने वाला। और उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब क्या होता है, गर्मी। याद कैसे रखेंगे, धान को समझेंगे धन, धान को क्या समझेंगे, धन। और जेकरा पास पैसा रहता है, धन रहता है, ओकरा बड़ा गर्मी रहता है पैसा का, तो याद रखेंगे धान गर्मी के दिन में होता है, तो बच गया। गेहूं क्या होगा, ठंडा के दिन में। याद कैसे रखेंगे, ठंडा के दिन में रोटी खाने का ज्यादा मन करता है, याद ऐसे रखने का तरीका हो जाएगा। तो धान होता है गर्मी में। और तो यानी कि बात क्या पता चला कि भाई साहब कृषि जो होता है ना वो जलवायु पर भी निर्भर करता है। कृषि किस पर निर्भर करता है, जलवायु पर निर्भर करता है। चलिए, कहता है जलवायु के आधार पर
योजना आयोग ने भारत को कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कहीं कोई मतलब नहीं है, इस सिलेबस में इसका टर्म से कोई आपका मतलब नहीं है। पश्चिमी हिमालय भाग, निचला गांगे, ऐसे करके कितना भाग में बांटा है? 15 भाग में बांटा है, जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। मटेरियल में पढ़ लीजिएगा, कोई ताल्लुकाती चीजों से आपको नहीं लेके चलना है। भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्या है, उसको समझना है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये समझना बहुत जरूरी चीज है। पहला है मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, ये सबसे बड़ी समस्या है। भारत का जो किसान है वो मानसून पर सबसे ज्यादा क्या रहता है? निर्भर रहता है। याद रखना है, सबसे ज्यादा किस पर निर्भर रहता है? मानसून पर निर्भर रहता है। कैसे मानसून पर निर्भर रहेगा? भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि अगर बारिश नहीं होगी तो खेती होगी नहीं, अगर बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। कह सकते हैं कि मानसून पर अत्यधिक निर्भरता रहता है, यानी कि ये एक प्रकार का समस्या है। कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना। देखिए, भारत का अधिकतर किसान अशिक्षित है, सबको पता है कि भारत के अत्यधिक किसान क्या हैं? अशिक्षित हैं और पुराने तरीके से कृषि करते हैं। कैसे कृषि करते हैं? पुराने तरीके से कृषि करते हैं। तो देखिए, अगर आप पुराने तरीके से खेती करिएगा, आप अशिक्षित हैं, आप पुराने तरीके से खेती कर रहे हैं, तो क्या ज्यादा उत्पादन कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। कृषि जोतों का छोटा आकार, ये भी एक समस्या है। देखिए, अब भाई लोगों में बंटवारा हो रहा है, आबादी बढ़ रहा है। पहले 10 कट्ठा में वो खेत था, बढ़ के 4 कट्ठा 2 कट्ठा ऐसे हो गया। छोटे छोटे खेत होने से लागत ज्यादा बढ़ता है। अगर ढेर सारा खेत आपका एक जगह रहेगा तो कम लागत में ज्यादा बेनिफिट कमाइएगा। तो छोटे छोटे खेतों का होना भी एक प्रकार का क्या है? समस्या है। अगला समस्या है बीज की निम्न गुणवत्ता, यानी कि बीज जो है उसकी क्वालिटी में क्या है भाई साहब? कमी है। किसान बीज रोपता है पर उसमें बहुत सारा बीमारी लग जाता है या उसका फसल नहीं हो पाता है, ये सारी कमियां हैं। अगला है भंडारण की पर्याप्त असुविधा, यानी कि पर्याप्त सुविधा न होना भी एक प्रकार का क्या है? समस्या है। 2 रुपये 4 रुपये जो गेहूं चावल मिलता है वो रखल रखल सड़ जाता है, देखे होंगे गोदाम में। यानी कि अगर गोदाम की व्यवस्था अगर पर्याप्त हो जाए तो किसानों के फसलों को क्या किया जा सकता है? सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे देखिए, कहता है भंडारण की पर्याप्त सुविधा न होने के कारण भारत में बहुत सा अनाज क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तो बताइए, एक बात हमको बताइए कि भारतीय कृषि के समक्ष क्या क्या समस्या आ सकता है? मानसून पर अत्यधिक निर्भर होना, कृषि का अशिक्षित एवं परंपरावादी होना, कृषि जोतों का छोटा आकार, बीज की निम्न गुणवत्ता, भंडारण की पर्याप्त असुविधा होगा, पर्याप्त असुविधा अ लगाना होगा। ये सब क्या है? कृषि के कुछ समस्या है। तो इसी समस्या को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको बनाएगा और आपको उस पर क्या लगाना होगा? टिक लगाना होगा। आगे देखिए, यह डाटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है भाई साहब, यही आपका मामला सारा का सारा फंसेगा, यहीं पर सारा मामला आपका फंसेगा। क्लियर है? ये कंटेंट तो आप लोगों के पास ये है, कंटेंट को याद कर लीजिएगा। कंटेंट क्या कहता है? रबी की फसल बुआई किया जाता है अक्टूबर में और काटा जाता है नवंबर में। नहीं, बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच में किया जाता है और कटाई मार्च और अप्रैल में। देखिए, रबी फसल जो है ना शीत ऋतु की फसल है। जैसे गेहूं के बारे में बताए थे, गेहूं कब बोया जाता है? शीत ऋतु में बोया जाता है। जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, ये सब के सब फसल कब बोए जाते हैं? ये सब रबी फसल में आएंगे। याद रखिएगा, ये सारे कौन से फसल होंगे? रबी फसल होंगे। अगला है
खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? जून में, जून से जुलाई के बीच में। और कटाई कब की जाती है? नवंबर से दिसंबर में। सुनिएगा, खरीफ फसल मुख्य रूप से मानसून ऋतु की फसल है, मतलब गर्मी के समय का फसल है। कौन कौन सा इसमें आएगा? हल्दी, गन्ना, मूंगफली, लाल मिर्च, मूंग, उड़द, दाल। तो सब में सब डालना। धान, हाँ धान तो मेन था, धान तो चर्चा शुरू में कर दिए हैं, है ना? धान तो शुरू में कर दिए हैं। हमको लगा दाल, दाल में तो उड़द भी होता है और चना भी होता है। तो चना देखिए यहां है, उड़द यहां है। जायद फसल बुआई कब होता है? कटाई कब होगा? जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच सूखे मौसम में उगाई जाती है। देखिए, रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में समय जो होता है, उस समय जायद फसल का उत्पादन होता है। और इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, कद्दू आता है। इसको याद रखिएगा। आया बात समझ में? अब देखिए कृषि के प्रकार। कृषि के बहुत प्रकार हैं। एक तो है फसल चक्र। पहला क्या है बाबू? फसल चक्र है। देखिए, भूमि के किसी भाग से योजनाबद्ध रूप से बदल बदल कर फसल प्राप्त करना फसल चक्र कहलाता है। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि किसान क्या करता है, पहले धान बोएगा, धान कटेगा तो गेहूं बोएगा, गेहूं पहले धान बोएगा, चना बोएगा, गेहूं बोएगा, बदल बदल के बोता है। इससे क्या होता है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसी प्रक्रिया को हम फसल चक्र कहते हैं। अनुबंध कृषि के बारे में समझिए। देखिए, अनुबंध कृषि आज से नहीं, अंग्रेज के जमाने से चला रहा है, शायद उससे भी पहले से चला रहा है। अच्छा, गांव में सुने हैं बटैया खेती लगता है, मनी बटैया, उसी से मिलता जुलता स्वरूप होता है, पर थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यापारी, मान लीजिए आप किसान हैं, और किसान है तो मान लीजिए कि खेत में आप कोई चीज बोए हैं, आएगा व्यापारी और उसका रेट तय कर देगा कि भाई जैसे प्याज है, मान लीजिए कि आपका खेत है और आप उस खेत में प्याज बोए हैं, व्यापारी आकर के आपका प्याज देख लेगा और अनुमान लगाएगा कि इसका रेट इतना होना चाहिए, उसका रेट फिक्स कर देगा और चला जाएगा। जब ये फसल बड़ा होगा तो व्यापारी आकर के फसल लेकर चला जाएगा और जो रेट तय किया है वो आपको दे देगा। इसको कहते हैं अनुबंध फसल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। खेती करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्टर किसान की जमीन का उपयोग फसल की पूर्व निर्धारित कीमत पर अपने अनुसार खेती करने के लिए करता है। एक तरीका यह भी हुआ, एक तरीका होता है अभी गांव देहात में चलता है बीघा, 1000 रुपये बीघा, 10,000 रुपये बीघा, कहीं 8,000 रुपये बीघा। यानी कि आपका हम जमीन ले लेंगे एक साल के लिए, आपका जमीन 1 बीघा का कीमत हम 10,000 रुपया देंगे साल भर के लिए, और ओकरा में हम डांस करे चाहे कुछ करूं, हमार जमीन हो गया, है ना? यही पटना में रहता तो बढ़िया रहता। आज बड़े बड़े स्कूल ना जमीन खरीद के नहीं बनाए जाते हैं, लीज लेके बनाए जाते हैं। 100 साल के लीज, 50 साल के लीज सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है, कौड़ी के भाव होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला समझ में आ गया। इसमें जमीन एग्रीमेंट, जमीन भी कराया जाता है या फसल भावनाओं को समझ रहे हैं आप? हाँ। कार्बनिक खेती किसे कहते हैं? आप लोग सब होशियार हैं बच्चे मेरे, हमारा तो पता नहीं था कि आप लोग इतना होशियार निकलिएगा। सही कह रहे हैं, इतना दिन हम पढ़ाए आज तक, हमको पता नहीं चला कि एक से एक होशियार लेकिन से भेंट होगा। याद रखिएगा, एगो गुफरान सर का बात हमको बार बार याद आता है। वो बात कहे थे कि अंत वाला समय संभाल के रखना बहुत जरूरी है। आप शुरुआत कितना जोश में किए ये इंपॉर्टेंट नहीं था, आपका एग्जाम का अंत कितना बढ़िया हो रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये उस समय है जब बर्बाद होने का खतरा ज्यादा मंड रहेगा। आया बस समझ में? ये 4 गो 10 गो चैप्टर पढ़ लेने से आपको अगर ये लग रहा है कि आप हीरो बन गए, अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा गलतफहमी में आप हैं।
राम राम या जिस भगवान को आप जानते हैं न जपते रहिए और कोशिश कीजिए कि कैसे एग्जाम आपका निकल जाए, तेजाई सब निकल जाएगा। क्या है ये वैकेंसी फिर तुरंत आने वाला नहीं है, ये जान लीजिए, ये वैकेंसी फिर आने वाला नहीं है। फिर दौड़िएगा बिहार पुलिस में। इसलिए अब हमको तो एक सप्ताह से पता है ना, आपके सबसे सुपर बैच हम आप लोग को मानते थे, सबसे सुपर बैच। अभी मेरा 6 बैच चल रहा है टीचिंग का। कितना बैच? 6 बैच। टीचर का हम 6 बैच पढ़ाते हैं और सबसे सुपीरियर बैच हम आप लोग के बैच को मानते थे। लेकिन 2-4-5 को बच्चा के चलते पूरा बैच बर्बाद हो गया। देखिए, टीचर से पंगा लेकर के टीचर साहब जबरदस्ती पढ़वा लीजिएगा क्या? नहीं पढ़वा पाइएगा, इसका नुकसान आपको होगा। हमको देखते हैं जैना हम खुश नहीं रहते हैं तो ना पढ़ा नहीं पाते हैं। हम अभी से भी आग्रह आपसे करेंगे, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हम लोग का क्या है, हम लोग का वैल्यू मार्केट में बढ़ते चला जाता है, आप लोग का घट जाएगा। कोई पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ पढ़ाई। आप 2 महीना के लिए जुम्मा 4 दिन के लिए आए हैं, 1-2 महीना और रहिएगा, घर से बाबूजी पैसा देना बंद, लौट के घर जाइएगा। कितना दिन पैसा देंगे आपको जी? बुढ़ाई तक पैसे देते रहेंगे। सिर्फ कंसंट्रेशन सीखने पर लगाइए, अपने से मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। हम लोग खाली गाइड न करने वाले हैं जी। बूढ़ सूगा पोष मानता है, बूढ़ सूगा पोष माना है कभी? आप 2 महीना में जितेंद्र से धर्मेंद्र बनने आए हैं? ऐसा नहीं होता है कहीं। कोई गलत फहमी में अगर आप हैं, आप ये सोचते हैं कि पैसा देकर के आप खरीद लिए किसी शिक्षक को, तो बहुत बड़ा वहम है आपका। आप क्यों नहीं बन गए? आप बन जाइए, इतना आसान नहीं होता है। कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा। आया बात समझ में? अभी भी वक्त है बहुत। अभी 24 दिन ओकरा में और 10 दिन एकरा में, 1 महीना समय है, और सब गुड़ मिट्टी करके रख दिए आप लोग। अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं आप सब, हम खुलेआम कह रहे हैं। अपना पैर पे कुल्हाड़ी आप सब मार दिए हैं। ये वाला समझ में आ गया? फसल चक्र, अनुबंध कृषि समझ में आ गया, कार्बनिक कृषि समझ में आ गया। चलिए, कार्बनिक कृषि, अच्छा इसको समझाते हैं। जानते हैं कार्बनिक कृषि क्या होता है? देखिए, जैसे कार्बनिक कृषि का मतलब होता है जैविक कृषि, जिसमें खाद का इस्तेमाल किया जाता है पर केमिकल वाला खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कार्बनिक खेती उसे कहा जाता है जो खेती बिना किसी रासायनिक खादों कीटनाशकों के बिना की जाती है, और जिसमें सिर्फ जैविक खाद का उपयोग किया जाता है, जैसे गोबर। आया बात समझ में? गला सड़ा हुआ चीज खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक कृषि कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब, झूम कृषि किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन पूछा, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, झूम कृषि एक ऐसी कृषि है जो उन इलाकों में किया जाता है। सुनिए, झूम कृषि कैसी कृषि होती है? मान लीजिए कि जंगली इलाकों में किया जाता है, पेड़ है, तो मान लीजिए कि हमको खेती करना है, तो 1 कट्ठा एरिया में या 2 कट्ठा एरिया में जितना मेरा कैपेसिटी है, उतना एरिया के हम पेड़ को काट लेंगे, और उतना एरिया के पेड़ को काटने के बाद वहां हम कृषि करेंगे। फिर वो जब जमीन बंजर हो जाएगा तो फिर आगे के पेड़ को काटेंगे, फिर कृषि करेंगे, फिर वो बंजर होगा, फिर आगे के पेड़ को काटेंगे, मतलब झूमते रहेंगे। यहां काटेंगे, फिर झूम के वहां जाएंगे। कहता है यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वोत्तर का मतलब क्या हुआ? इधर 7 सिस्टर वाला इलाकों में किया जाता है। आया बात समझ में? जिसमें पहले पेड़ पौधों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, और वहां पर कृषि की जाती है। और जब वहां की मिट्टी की उर्वरकता खत्म हो जाती है, तब क्या किया जाता है? आगे पेड़ पौधों को काट पर उन पर कृषि की जाती है। इसलिए इस कृषि को क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, इसी को झूम कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित का मतलब क्या? एक जगह से दूसरी जगह क्या होना? स्थानांतरित होना। इसको बोलिए। हाँ, तो फिर पेड़ बड़ा होगा तो फिर वापस उसको काटेगा, पर पेड़ लगाएगा तब ना। जंगल खत्म कहाँ हो रहा है? पहले इतना जंगल हुआ करता था, जंगल इसी ना खत्म हो रहा है सब जगह, है ना। और लोग की मजबूरी भी है,
अब जंगल इलाका पूरा पूरा बोला इलाका में क्या है, पेड़ पौधे हैं, तो अब अनाज तो खाएगा ना, तो काटता है, उस पेड़ को जलावन के रूप में इस्तेमाल किया और वहां क्या फिर किया, खेती किया। गुंजन सिंह कहती हैं कि सर सीटेट में तो हम लोग कुछ और ही पढ़ लिए हैं। मतलब गुंजन नहीं समझे हैं? अब सोचिए कि फसल को आग लगाइएगा, कोई आदमी फसल उगाता है आग लगाने के लिए? एक मिनट, क्या जंगल को कभी आग लगाया जाएगा? सोचने वाली बात ना है। आप जंगल को कैसे आग लगाइएगा? एक बात बताते हैं कि जंगल में एक तो कि सूखे हुए पेड़ जब आपस में टकराते हैं तो आग लगते हैं, तो कितना भयावह मंजर होता है। आप जंगल में आग लगा के बुताइएगा, बुतेगा फिर वो? तब तो यह प्रक्रिया सब जगह चल सकता है, तो फिर पूर्वोत्तरी भारत में क्यों है? आया बात समझ में? याद रखिएगा, कोई बात नहीं, सीटेट में पढ़ लिए थे तो इंक्लूड कर लीजिए। अरे छठा सातवां में तो हमने और भी कुछ पढ़ते थे, तो उसमें परिवर्तन बाद में किए कि नहीं किए? बाद में उसको जोड़े कि नहीं जोड़े? छठा सातवां में पढ़ते थे ना छोटा लेवल पे कोई चीज, फिर उसको बड़ा लेवल पे पढ़ते थे। आया बात समझ में? खास करके क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि झूम कृषि किस इलाकों में पाई जाती है? पूर्वोत्तर के इलाकों में पाई जाती है, लेकिन जो काटने की प्रथा बोल रहे हैं ये तो हर जगह होता है। अब तो हार्वेस्टर से खेती होता है, धान निकाल के खेते में पुआल जला दिया जाता है, तो झूम खेती हो गया? नहीं। सीढ़ीनुमा कृषि, देखिए सीढ़ीनुमा कृषि होती है पहाड़ी इलाका में। कहां होता है? वहां पे छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं और उसी पर क्या किया जाता है, हिमाचल प्रदेश वगैरह में होता है। देखिए सीढ़ीदार खेत पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेशों की ढलवा भूमि पर कृषि के उद्देश्य से विकसित किया जाता है। वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं। इन प्रदेशों में पहाड़ी की ढलानों पर सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत, जिसे ढाली है ना, ढलान है पहाड़ का, तो ये सीढ़ी है, तो यहीं पे थोड़ा एते खेत बना दिया जाता है। बड़ा सुंदर लगता है खेत देखने में। ढालते जाइए और उसमें क्या होगा, उसमें भी जो वहां के लोग, स्थानीय लोग बहुत दिन से रह रहे हैं, वो अपना एरिया एक्वायर करके रखते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका में किसी का पर्सनल खेत तो होता नहीं है, क्योंकि पहाड़ है, और पहाड़ तो सरकार का होता है। तो पहाड़ी इलाका में भी जो वहां से बहुत दिन से लोग रहते हैं, वो अपना जगह एक्वायर कर लेते हैं कि भाई इस इलाका में हम खेती करेंगे, इतना दूर हमारा है। तो अगला कहता है कि इतना दूर, तो उसका फिक्स हो जाता है कि यहां पे खेती वही आदमी करेगा। आया बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं? सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं। अब देखिए कृषि क्रांति के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कृषि क्रांति क्यों आया? देश आजाद होने के बाद जब पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, तो उसमें कृषि क्रांति को भी स्थान दिया गया। कृषि क्रांति इसलिए लाया गया ताकि खेती की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। यहां पे दो लोगों का आपसे नाम पूछेगा, एक पूछेगा कृषि क्रांति के जनक कौन है, एक पूछेगा भारत में कृषि क्रांति के जनक कौन है। पहले कृषि क्रांति को समझ लेते हैं। यानी कि हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है कृषि क्रांति। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कृषि उत्पादन के लिए लागू की गई एक नीति थी, जो पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग को क्या कर दिया गया? बढ़ावा दिया गया। यानी कि हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें पारंपरिक, एक बात पता है, पहले जो खेती होता था ना, उसमें क्या होता था? कैलाश कुमार शर्मा सर अपना तरीका से पढ़ाइए, अपने तरीका से पढ़ा रहे हैं। सर के भरोसे ज्वाइन किए हैं, तो हम जान का सबके मार रहे हैं। कोची कोची अपने में बतियात रहता है सब। हम मैंने पढ़ाए में लगल है, बतियाए में लगल है।
उसमें पढ़े हैं कि पेड़ को काट के उसमें ही जला दिया जाता है, तो ठीक है, हम कह दिए कि जलावन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो भाई साहब उसको काला वहां पे जलावेगा। अब सोचिए कि जो आदमी खेती करने के लिए उसके पास जगह नहीं है, तो उसके पास गैस चूल्हा भी नहीं होगा। सोचने का बात है, ब्रेन भगवान दिया है ना आपको कि जरा पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है, वो गरीबे आदमी ना होगा जी। तो हाँ, तो इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए, आया बात समझ में। इसको वेरीफाई क्या कर लीजिए कि वहां पे पेड़ को जलाया नहीं जाता है, आया बात समझ में। सीटेट में छठा सातवां आठवां तक पढ़ाया जाता है कंसेप्ट। थोड़ा सा इसको हाई लेवल पे लेके जाइए, पांचवा तक में बच्चों को समझाने के लिए, आया बात समझ में। आप थोड़ा बड़े हो गए हैं और आपको भी एग्जाम देना है ना, तो याद रखिएगा, हालांकि इस पे कोई बहस नहीं है कि घरे जलावे चाहे खेते में जलावे, सब खेत उफार पर जाओ, कैसे का मतलब हमरा है, कंसेप्ट समझे से मतलब रखिए। हाँ बाबू, गलती हम पढ़ा दिए, वो खेते में जलावल जाता है। प्लीज सर मन से पढ़ाइए। ये मन से कैसे, मुंह से पढ़ावेंगे कि मन से पढ़ावेंगे? अरे अभी तक मुंह से पढ़ाता है सब कोई, और कोई व्यवस्था है क्या? और साइंस उतना तो बढ़ा नहीं है अभी, उतना आगे मुंह से ना पढ़ाया जाता है। सर हम लोगों को, हे अंचला कुमारी, थोड़ा हम बर्बाद कर रहे हैं। परेशान परेशान करके रख लेगा, तो हम बर्बाद कर रहे हैं करा। बर्बाद तो नहीं कर दी हमको। जी सर, आपका ही वीडियो देख के एडमिशन लिए थे। गुंजन सिंह, आपका वीडियो देख के। कैलाश सर, अपना तरीका से पढ़ाइए, ये बात सही है, सर के भरोसे ज्वाइन किए हैं। तो अनिया ना कल परसों शिकायत किया था कि ट्रिक से खाली पढ़ाते हैं। पॉलिटिकल साइंस अच्छा से हुआ हो तो सब बढ़िया से रहा है, अपना स्टाइल में पढ़ाइए। लाओ हो अपना स्टाइल में पढ़ावे, समझे? ये मेरा अपना स्टाइल कुछ ही होता है। याद रखिएगा, हम शुरू में एक दिन बोले थे आप लोग को कि शुरू में हम बढ़िया नहीं पढ़ाएंगे, अंत में खराब पढ़ाएंगे। अंत आप लोग होने नहीं दिए, अंत आप लोग होने नहीं दिए, चौपट कर दिए बैच को आप लोग, समझ गए? एक बात हमेशा याद रखिएगा, सब टीचर को एक तराजू में मत तौला कीजिए। हम एक चीज महसूस किए, आप सबों को अगर किसी एक टीचर से समस्या होता तो मानते आप सबों को सबसे समस्या है, इसका मतलब कि गलत आप हैं। हम किसी के मुंह से सुनते हैं कि मैथों के टीचर खराब हैं, आपके गुफरानों से को तो खराब पढ़ा रहे हैं, रीजनिंगों के खराब पढ़ा रहे हैं, हिंदियों का तो समझ में आप लोग को नहीं आ रहा है, जीएसओ समझ में, इसका मतलब फॉल्ट आपके अंदर है। टीचर सारे बढ़िया हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, फॉल्ट आपको नहीं बुझा रहा है तो कमी आपकी है। नहीं, शिकायत करता है तो ये तो मैं चाहिए ठीक हो, मैनेजमेंट करने वाला को किसी तो उसको बाहर निकालें। ये टीचर के बीच में आना चाहिए कभी, ऐसा बात टीचर आता है पढ़ाने के लिए ना जी, तब। और टीचर बाबू हमरा से तो खास करके जबरदस्ती नहीं पढ़वा सकते हो बाबू। कल ही नहीं बहस कर रहा था हमरा से, अरे ना उछेलवा, वो पीछे बैठले है वो, तो उस पर हम उससे नाराज नहीं है, वो अभी उसका गलती वैसा नहीं, सबको माफ है। बोलता तो ये भी था, एकदम शांत हो गया, ये गलत आज तक कभी बोला नहीं है, दायरा में बात किया है हमेशा। हाँ, ये भी बच्चा बोलता था पर दायरा में हमेशा बात किया है। डिसिप्लिन बोलिए पर डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। अरे आपको क्या लगता है ऐसे स्टाइल मारिएगा हे रे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लाखों आता है महीना में हम लोग अकाउंट में, हम लोग जिंदाबाद हैं। आप अपना देखिए कि क्या कीजिएगा, हम लोग अकाउंट में आवित रहता है लाखों, कोई टेंशन हम लोग को नहीं है। आप देखिए कि आप क्या कीजिएगा।
आपके पास कैपेसिटी है टीचर को जज करने का? इतना विद्वान थे तो घर काहे नहीं थे, यहां काहे लायल हैं? फरकोलय में बर्बाद हो गए आप लोग। हर टीचर को इतना चीज हम सोच के रखे थे, आप सोच नहीं सकते हैं कि लास्ट में हम क्या क्या सोचे थे। भर के ना मजा करके चल जाते हैं, यहां से मस्ती आ जाता। अब नहीं हो सकता है। क्या नहीं होगा? कभी नहीं होगा। हमारा सजा किसी को नहीं दे रहे हैं। आज तक मेरे बैच में कभी ऐसा होता ही नहीं है। ये प्लांटेड था, ये प्लांटेड हम कहेंगे, ये प्लांटिंग किया हुआ था। जब हम यहां पढ़ाने आते थे तो हमको 10 बार मना किया कि वहां पढ़ाने क्यों जा रहे हैं। तो हम समझेंगे वो प्लांटिंग किया हुआ था। ये प्लांटेड है। अरे कंटेंट किसी के बाप का होता है। हम कभी कहेंगे कि मेरा कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट है जो हम पढ़ाएंगे, जो हम समझाएंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें जो हम याद कराते ये मेरा कंटेंट रहता, ये वाला खम सुकून सब याद हो जाता, ये मेरा कंटेंट है। लिखल तो किताब का बात कहीं से, उसे क्या आपको मतलब है? अच्छा, मेरा फोटो कॉपी पूरा मार्केट में बिक ना रहा है, गलत बोल रहे हैं। कंटेंट किसी का नहीं होता है, कंटेंट किताब का होता है। अब हम बिहार बोर्ड से मटेरियल बना रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे, क्लास 3 का हम डाले हैं, ईवीएस पूरा डाल दिए हैं। अब कहेगा ये तो किताबों वाला है, और उसको पढ़ा गया है, उसको छोटा किया गया है, उससे फिर आपको समझने से ना मतलब है। तो बात तो वही हो गया कि आपको जलन टीचर की इनकम से है, बिजनेस से है। आप दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं टीचर को, फिर तो राम बोल रहे हैं। क्लास शांत तो हो गया है, लेकिन मन में तो दुखी, ये सब मेरे क्लास में होना चाहिए था। अरे होना भी चाहिए था तो मेरी उपस्थिति में नहीं होना चाहिए था। मैनेजमेंट को चाहिए था कि आप संभालिए क्या मैटर है। हमारा काम पढ़ाना है ना जी। अब आप पैसा हमको नहीं दिए तो हमको आप बोलने का अधिकारी भी नहीं है। आप हमसे कैसे पढ़ सकते हैं? सुनिए, आप हमसे ना तो हमको मैनेजमेंट बोल सकता है, मैनेजमेंट हमको बोल सकता है क्या कैसे पढ़ाइए? कोई नहीं बोल सकता है हमको। हमारा मन जिससे हम पढ़ाएंगे, नहीं तो हमको हटाइए, बात खत्म हो गया। हमारे छात्र और टीचर के बीच में प्यार अच्छा संबंध होता है। कभी आपको एक चीज महसूस हुआ कि हम कैरेक्टरलेस आदमी हैं? कभी ऐसा लगा आप लोगों को कि हम कैरेक्टरलेस इंसान हैं? क्या हम आपके साथ गलत कभी ऐसा व्यवहार किए? हाँ, डांटे तो डांटने का फर्ज शिक्षक और टीचर के बीच में संबंध होता है, वो चलता है। आप कल टीचर बन के जाइएगा ना, आप क्या बच्चों से उम्मीद रखिएगा? इज्जत हमको दे। अरे अभी तो एब्सोल्यूट नहीं है ना। है टीचर बन के जाइएगा, सुनिए, टीचर बन के जाइएगा, कल बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, बहुत सारा जवाब हम ना दे पाइएगा तो मुंह तो बनिए ना जाएगा। ये काहे नहीं सोच रहे हैं आप? इसलिए अनर्गल बात पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए था। हर टीचर एक जैसा नहीं होता, ये आपको जानने की जरूरत है। बात समझ में आया? हाँ, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप धीरे धीरे कैसे ठीक करते हैं इस चीज को। धीरे धीरे ठीक हो गया? विद्या कसम पक्का? वो वाला बंद हो गया क्या? कमेंट लाइए तो उसका। नहीं खुश होंगे हम आप लोग के व्यवहार से। ये तो प्रिंस है कि हम क्लास भी लेने आ जा रहे हैं। हम खुल के आपको बोलते हैं, ये लड़का का ये नहीं रहता तो मैं वो नहीं करते। प्रिंस है कि हम क्लास लेने आ रहे हैं। देखे कमेंट कुछ तो कह रहा है कि अपन स्टाइल में पढ़ाने के लिए कह रहा है। विद्या कसम खा रहा है सब। सर आज से सब कुछ भूल जाइए, ठीक है? तब सब भूल जाए। पर एक बात याद रखिए, टीचर अच्छा आज तक पढ़ाए कि नहीं? अच्छा पढ़ाए सो बताओ, पढ़ाई में मजा आया कि नहीं आया? अरे आप किसी को जबरदस्ती आरोप खोज रहे हैं, कमी उसके अंदर, जबरदस्ती कमी खोज रहे हैं, क्या कमी इसके अंदर है?
कोई कमी है? अब कल को फ्रांस केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इस वाली किताबिया वाला केमिस्ट्री है, तो कहां से पैदा करेंगे? ये सब बात नहीं होना चाहिए, तो भूल जाए तब। यस सर। हाँ प्रिंस, गुंजन कह रहा है कि हम भी खा, तो लड़की है गुंजन। चलिए तब देखिए, आइंदा ये सब गलती नहीं होने का है। हमसे बहस मत कीजिएगा, क्योंकि हम दिल से पढ़ाते हैं। देखिए, हमको बहस के बाद बुरा नहीं लगता, इसका मतलब कि हम बिजनेस कर रहे हैं आपके साथ। आया बात समझ में? हम दिल से देखिए, गर्मी में पूरा पसीना से भीग जाता था, तब जाते थे यहां से, अब नहीं भीगता है। चलिए तब, पक्का ना? ठीक है, अपना स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। किसी किसी का आदत होता है कमी ढूंढने का। अच्छा है, इतना मैसेज कर दिया। विद्या तिवारी कह रही है कि हाँ हाँ खा लो विद्या कसम, जल्दी जल्दी सब। चलिए चालू करते हैं, सुनिए। लेकिन आज के बाद से ऐसा गलती नहीं करने का। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, आप घर पे अपना विद्वता दिखाइए, है ना। बहुत ज्यादा विद्वान है तो कंपटीशन निकाल के दिखाइए, मान जाएंगे। तो निकला तो बढ़िया से, एग्जाम आज तक नहीं है और हीरो बनते हैं आकर के सारे बच्चे। ऐसा नहीं करने का। जो कम से कम सिखा रहे हैं ना, वो पे बट्टा मत लगाइए। चलिए इसको याद कर लीजिए, सुनिए इसको याद कर लीजिए। सबसे पहला बात याद रखने का क्या है, सुनिए। बार बार याद आ जाता है वो बतिया हमको। ऐसा मेरे साथ कोई ट्रीट नहीं करता है, कभी किया ही नहीं आज तक। ये सब प्लांटेड था इन लोग का। और बाद में सुनने की लड़कियां के नंबरवा जोड़ ले हैं। के जुड़ल था जी? सबके जुड़ल था। हम कहा बोले अब, बहुत गंदा बात है पॉलिटिक्स करना। हम उसको आशीर्वाद देते हैं, जियो। जायद फसल किसे कहते हैं इसे याद रखिए। कैसे याद रखेंगे जायद फसल? चलो अपना स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। अंचला कुमारी, सर हम लोग बहुत स्ट्रगल से पढ़ाई करते हैं सर, आई सब स्ट्रगल नहीं करता है। जायद फसल कैसे रखिएगा, याद से सुनाते हैं। गर्मी के दिन में एगो बात, अब सुनिए ध्यान से। गर्मी के दिन में एगो बात आपको याद है? हे कौन ने देखा है? देखो ना, गर्मी के दिन में फिर देख रहा है तोरे ऐसा लड़का के चलते 5 गो ऑप्शन हो गए क्वेश्चनवा में, समझ गया ना। लुबुर लुबुर इन्होंने देख रहा है, सामने देखो ना जी। तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, कद्दू इत्यादि को जायद फसल क्यों कहा जाता है, समझने का एक आसान तरीका आपको बताते हैं। गर्मी के दिन में कहा जाता है ना कि तनी पानी वाला चीज ज्यादा खाना चाहिए। खीरा ज्यादा खाओ, तरबूजा ज्यादा खाओ, ताकि शरीर में पानी। तो जायद से समझेंगे ज्यादा, तो ज्यादा कौन सी खाइएगा? तरबूजा, खरबूजा, ये सब खराबी करेगा? नहीं खराबी करेगा। तो ज्यादा खाना चाहिए, तो जायद फसल हो गया। जैसे अभी पहले 2-3 तरीके से समझाएंगे। पहले ज्यादा का मतलब समझ में आ गया, जायद फसल का मतलब समझ में आ गया। अब समझिए खरीफ फसल कौन कौन आता है, उसको समझाते हैं। खरीफ का मतलब होता है जैसे खराब, लग रहा है खराब फसल। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके आंख में लाल मिर्ची लगा दे, तो बढ़िया बात है, खराब है। खराब फसल में क्या आएगा? लाल मिर्च। अब देखिए हल्दी भी खराब है। याद कीजिए, भारतीय रीति रिवाज में शादी से पहले हल्दी लगावल जाता है, नहीं लगाया जाता है। अब हल्दी लग रहा है तो इस बात का इंडिकेशन है कि आपका बर्बादी चालू होने वाला है। सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। हल्दी लगता है तो बर्बादी। मासूम बच्चा बच्ची, लड़का लड़की मासूम होने के क्या पता है, खूब खुश होकर हल्दी लगवा रही है। हाउ समझ रहे बात को? एक बाद हल्दी लगाएगा, तलवार खोज के शादी में जाएगा, घोड़ा पर बैठ के। देखे सिनेमा में तलवार कहला रखले रहता है,
एक दिन का राजा बनो तुम। लड़की भी डर जाती है गधा और घोड़ा को साथ में देख के, लड़की भी डर जाती है गधा घोड़ा के साथ में देख के। सुनिए, याद कैसे रखेंगे? यहां पे देखिए, हल्दी लग रहा है शरीर में तो क्या बात है? खराब बात है। अच्छा, खराब बात कैसे समझिए? मछली खाए हैं तो मछली में हल्दी लगाया जाता है, तो जो उसकी पत्नी होगी मछलिनिया, वो सोच में ना कर रही हो क्या है रे दादा, हमारे मर्दानमा के हल्दी लग रहा है, अब क्या होगा, छनाएगा। बढ़िया बात है, खराब बात है। आया बात समझ में? अब सुने, लड़की लोग के साथ देखे होंगे, जब शादी होता है तो मांग में सिंदूर भरा जाता है, वो पूरा सर्टिफिकेट हॉलमार्का वाला है कि आप शादीशुदा हैं। नहीं तो एक प्रकार से खराबे बात है। अब बहुत सारी लड़की लोग को देखते हैं ना कि है शादीशुदा और सिंदूरवा को ना बलवा से छुपा लेगी। सुनिए, एक हम संस्कार की बात आपको सिखा देते हैं। अगर सिंदूर भरना हमारे हिंदू रीति रिवाज में माना गया है तो यह माना जाता है कि जितना लंबा अगर आप सिंदूर करती हैं और सिंदूर अगर स्पष्ट दिखता है तो समाज में आपके पति का प्रतिष्ठा बढ़ता है। पर आज की लड़की क्या कर रही है, स्टाइलिश तो गई है, ढक लेगी सिंदूर के, पते हम तो कुमारी हैं। अब याद कैसे रखेंगे? मांग भरेगा, मांग तो बेचारी, अब क्या खराब बात है, हॉलमार्क का सर्टिफिकेट उसको मिल गया, तुम शादीशुदा हो। मूंगफली में भी कौन सी है? मांग है। अच्छा बताइए, गन्ना को समझेंगे, गन, गन माने बंदूक, अगर गन से किसी को उड़ा देंगे तो बढ़िया बात है, उड़द में उड़ा दो, तो गन से किसी को उड़ा देंगे तो खराब बात है। देखिए, जितना चीज पढ़िएगा ना सब लगे खराब है, तो खराब से क्या हो जाएगा? खरीफ फसल है। धान, धान भी खरीफ फसल है। धान माने धन, जेकरा पास धन रहता है वो पूरा एकदम खराब बात है, बर्बाद हो जाता है आदमी ज्यादा धन के लालच में। सबसे पहले तो यह पकड़िए कि जायद फसल में कौन कौन आता है, खराब फसल में कौन कौन आता है। खराब माने खरीफ। अब रबी फसल में कौन कौन आता है? देखिए, रबी सर की बात बताते हैं। रबी एगो लड़का है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है। रबी क्रम में क्या है? रबी कोई नहीं है, तो रबी बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, रबी टीचर बनेगा। रबी बेचारा क्या करता है? देखिए बात सुनिए, रबी क्या है? सर है, टीचर है, मास्टर साहब है रबी। रबी क्या है? मास्टर है, सर है। अच्छा बताइए, चना कौन खाएगा? आदमी है ना खाएगा कोई। रबी क्या खाएगा? चना खाएगा। गेहूं कौन पिसावेगा? और जब रवि गेहूं पिसावेगा तब सुने होंगे, तने को थोथवा उठाइए तो ऊपरे, थोथवा ऊपरे उठाइए तो, उषा का, हाँ ठीक है। गेहूं के साथ जौ भी पिसाता है कि नहीं पिसाता है? सुने हैं कि गेहूं के साथ जौ पिसा जाता है, कहावत है। तो रबी पिसाने गया गेहूं तो साथ क्या पिसा गया? और चना कौन खाएगा? रबी क्या है? माने मास्टर है। क्या है? सर है। माने सबसे पहले आपको तो यह चिन्हने आना चाहिए, पहचानने आना चाहिए कि रबी फसल कौन है, खरीफ फसल कौन है और जायद फसल कौन है। बाद में हम याद करवा देंगे कि कौन महीना में होता है, पहले ये तो समझ लीजिए। जायद फसल जिसे पानी की मात्रा ज्यादा हो और ज्यादा खाने का मन करे, सलाद ज्यादा खाना चाहिए आदमी को, तो सलाद कौन सी के बनेगा? खीरा, ककड़ी। बात समझ में आया? खरीफ फसल में क्या होगा? सुनने में खराब लगेगा, हल्दी। आप बताइए, हल्दी अगर वैसे नहीं याद है तो थोड़ा सा एकरा में चेंज आप कर सकते हैं। ये देखिए चेंज क्या करेंगे, हल्दी, और गलती से ल के जगह पर लिखा गया ग, क्या लिखा गया? ग। तो बढ़िया बात है, खराब बात ना है। तो खरीफ फसल हो गया कि नहीं हो गया? ए हल्दिया लगभो कैसा करता है वैसे ने, पीला पीला। अच्छा, उसका रंग पीला क्यों होता है? इल्यूबिन के कारण। किसके कारण? इल्यूबिन के कारण होता है। आया बात समझ में? हाँ, छोटी इंसेटाइन छोड़ती है इल्यूबिन, उसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो हल्दी, तो ल के जगह पे थोड़ा सा बदल देना है तो खराब बात है। लाल मिर्च हम एकरा देखे थे जाने लीवरवा के,
कहा करे जो मैं आंख खोल के कर सकता हूं तुम आंख बंद करके कर सकते हो? बोला कि क्या? तो आंखें बंद करके मिर्चा डाला, बोला कि तुम खोल के डालो। अब याद रहेगा, किसी को अगर गन से उड़ा देंगे तो खराब बात है कि नहीं बात है? अब आइए, रवि लड़का है, रवि की फसल में तुरंत याद आ जाएगा कि रवि एगो लड़का है। गेहूं पिसावे कौन जाएगा? तो गेहूं के साथ जो साथे पिसा गया है ना। रवि क्या है? मास्टर है, मटर। आओ, रवि क्या खाता है? अब देखिए, मास्टर है बेचारा, सुबह सुबह पढ़ाने जाता होगा तो चना खा के चल जाता होगा नहीं। अब आलू, रवि के साथ याद रखिएगा आलू, एक अलग से याद रखिएगा। आलू, ले ले रवि, आलू, आलू याद रखिएगा, रवि के साथ याद रहेगा। ठीक है, तो हमको लगता है कि थोड़ा सा समझ में आया होगा कौन किस में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कौन महीना में, अब देखते हैं कौन महीना में इसको उगाया जाता है। अरे एक बात बताइए ना, बहुत आसान है याद रखना जी। कैसे आसान है? सुनिए, नामे खराब, तो खराब फसल खराबे दिन में ना होगा। याद कीजिए, जून जुलाई का महीना चल रहा था, बाप रे बाप, जून जुलाई में छेना वाला रसगुल्ला काला जामुन बन गया घामा में। नहीं, खराब फसल, यानी कि इसकी खराब फसल की बुआई खराबे दिन में ना होगा तो जून जुलाई में होगा। जून जुलाई खराब होता है, जाहिर सी बात है कि जो फसल जून जुलाई में बोया जाएगा वो काटेगा कब? अक्टूबर नवंबर में। तो सर कहिएगा कि सर कैसे ये दिमाग में रहेगा, हम समझाते हैं कैसे दिमाग में रहेगा। पहले इस समझ में आ गया ना, जून जुलाई खराब होता है तो खराब दिन में फसल होगा। नामे का है खराब है इसका कि दिन में खराब है। जून जुलाई दिन खराब होता है कि नहीं होता है? जून जुलाई का चिलचिलाती धूप, अभी कुछ चल रहा है, जुलाई चल रहा है, इतना गर्मी परेशानी, अभी का जो धूप है ना बर्दाश्त नहीं होगा आपसे, है ना। तो जून जुलाई में अभी खरीफ, कौन फसल होगा? खरीफ फसल। दिन में से पकड़ लीजिएगा कि जो जून जुलाई में होगा वो खरीफ फसल होगा। ये सब खराब फसल है। उड़ादा, गन, मूंगफली, मूंग, हल्दी, धान, सब खराब चीज है। अब सुनिएगा, रबी फसल कौन महीना में बोया जाता है? अरे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ऐसे करते करते शनिवार, फिर रविवार। देखिए, रवि बार, अक्टूबर, अक्टूबर में बार आ रहा है, रवि है, रविवार। या बर मने दूल्हा होता है, दूल्हा कौन बनेगा? रवि बनेगा। हमको लिंक आउट ऐसा करना है कि भाई साहब एग्जाम हॉल में जब आप बैठिए ना, डिसीजन आपका होना चाहिए। इसमें डिसीजन क्या लें, एक जैसा लगता है, क्या डिसीजन लें? तो जो फसल अक्टूबर नवंबर में होगा वो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, और जो जून जुलाई में होगा वो नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। तो सुनिए, मार्च अप्रैल के बाद मई और जून, मई एक महीना का टाइम बीच में गैप हो रहा है, यही दोनों के बीच में जायद फसल को बोया जाता है। काहे? अभी कुछ दिन पहले खीरा ककड़ी पूरा मिल रहा था कि नहीं, मार्केट में मिल रहा था। तो जायद फसल किसके बीच में बोया जाता है? रबी और खरीफ फसल। देखिए, अप्रैल में खत्म होगा तो मई बीच में है, मई कहीं नहीं है, सीधे जून से आ गया। तो वही मई में क्या होता है? जायद फसल बोया जाता है। तो यह लिखा हुआ है, जायद फसल रबी तथा खरीफ फसल के बीच सूखे मौसम में उगाई जाती है। अब इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए 2 मिनट के लिए, देख लीजिए। रवि बर बना, रवि क्या बना? देखे होंगे शादी के बाद आदमी पूरा मोटा आ जाता है, आलू जैसा गोल हो गया रविया, बर बने क्या हो गया? चलिए अब इसको दिमाग में सेट कीजिए जल्दी से कि खरीफ फसल कौन महीना में, रबी फसल। अब ये मत कहना कि सर चिनिया बादाम नहीं है, भिंडी नहीं है, मुरई नहीं है, इतना को दिमाग में सेट रखिए। सुनिए, ईवीएस क्लास 3, अब इतना छुपा के चलने से कोई फायदा नहीं है। क्लास 3 का हमारे चैनल पर कितना लोग देख लिए हैं?
लगभग लोग नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। क्लास 3 का ईवीएस डाला हुआ है, मटेरियल यहाँ प्रोवाइड करा देंगे आप लोग को। हम लोग को तुरंत कुछ दिन के बाद से ईवीएस में लग जाना है बात समझ में? ये वाला 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों। समझ में आ गया बात बढ़िया से? हाँ। करंट अफेयर का कौन कौन महीना का मिला है इन लोग को? खाली जनवरी का? चलिए ये याद हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं ना है। एक बाद ये समझने वाला था, चलिए समझने वाला था। अब देखिए यहां पे हरित क्रांति के बारे में आपको 2 नाम पहले याद रखना बहुत जरूरी है। एगो तो एम.एस. स्वामीनाथन का नाम याद रखना है, एक नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना है, बस 2 नाम। हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक। एम महेंद्र सिंह धोनी, एम.एस. स्वामीनाथन भारत का नाम है। अब बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, यह हरित क्रांति का जनक है। हरित क्रांति का जनक दोनों है, लेकिन एगो मेन हरित क्रांति का जनक है और एगो याद रखिएगा शांति के क्षेत्र में 1965 में इनको क्या मिला था? हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था। पर उससे क्या समझिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में सबसे पहले अधिक प्रभाव में रहा। सुनिए 1965 में युद्ध किसके साथ होता है? पाकिस्तान के साथ। 62 और 65 में। सुनिए 65 में जब युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, तो वहां उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पंचवर्षीय योजना में यह लागू कर दिया कि भाई साहब, भारत जिसे कोई देश के साथ युद्ध होता है तो सब चीज महंगा हो जाता है, और भारत जो है कृषि प्रधान देश है। तो जब भारत कृषि प्रधान देश है तो कृषि की बहुलता ज्यादा होनी चाहिए। तो खेती की उर्वरता शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, हरित क्रांति बाहर से इसको लाया गया। आया बात समझ में? याद रखिएगा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किया गया। सबसे ज्यादा प्रभावशाली किस पे किया? गेहूं और चावल पे। सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं और चावल पर आया। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। बाप रे बाप, पहले चावल बहुत कम होता था, हरित क्रांति आने के बाद चावल का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया, और गेहूं का उत्पादन 5 गुना। हमको याद है मेरे घर में, हमको लगता है कि हमको 30 या 32 बीघा मेरा जमीन होगा, और पहले हम लोग का खेती जो होता था ना, उसमें गेहूं इतना ही होता था। हमको याद है 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि गेहूं उतना होता था कि हम लोग सिर्फ घर में खाते थे। अब इतना ज्यादा होता है कि बेचना पड़ता है। चावल पहले होता था, चावल अब बहुत ज्यादा होता है। कारण क्या है? एक से देखिए, पहले क्या होता था कि जब धान होता था ना, तो उसी धान को, अब एक ही धान को हर साल बीहन के रूप में रखेगा तो उसकी गुणवत्ता कम ना हो जाएगी। अब पहले वाला बात, अब कोई धान नहीं रखता है, अब हर साल नया मार्केट से खरीद के बोया जाता है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हम साक्ष्य हैं, हम खुद देखे हैं। पहले हम लोग के घर में धान ठेकी से कूटाता था, ढेकी देखे हैं? ढेकी से कूटाता था। अब खेत से बिकता है, खेत से बिकता है। अब कोई धान उसीनता नहीं है, कहीं कुटाता नहीं है, धान बिक गया और खाने भर चावल खरीदा गया, बाकी पैसा घर में। आया बात समझ में? तो खेती पहले नुकसान का था जरिया, पर अब नुकसान खेती में नहीं, अब बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि नुकसान है। सुनिएगा, आज के डेट में अगर जिनके पास 5 बीघा जमीन है तो आराम से धान खा करके, धान बेच के 1 लाख रुपया कमा लेंगे ना। 5 बीघा में है, इस चीज को बड़ी बारीकी से हम जानते हैं। कहां करते हैं? नहीं बिकता है। कौन क्षेत्र में करते हैं? कौन क्षेत्र पे डिपेंड का है? जहानाबाद तो अच्छा इलाका है। हाँ, अति अच्छा। आपको बताइए ना, परिवार बड़ा वो तो अलग मुद्दा है, उस मुद्दा वो नहीं है। कितना बिक जाता होगा?
मिट्टी पर नहीं, खाद पर, पानी पर। नहर है, नहर है ये नहीं है कहिएगा कि 1 लाख के बिके। हम लोग का नहर अपना, ट्रैक्टर अपना, मिट्टी पर डिपेंड करता है। कितना का बिक जाता होगा? 125। अरे माल पैसा के बात कर रहे हैं। देखिए तो बतिया वही ना हो गया जी। आप 65-70 बिना नहर वाला खेत में कमा रहे हैं, जरा अगर नहर है, उर्वरा शक्ति है, वो 1 लाख नहीं है। आपसे बातें करना बेकार है, यही सब दिक्कत आप लोग के साथ है। जानकारी का अभाव आप लोग को बहुत ज्यादा रहता है। चलिए ये 65-70 बोल रहे हैं, आप समझ लिए हमने एक बोला तो क्यों बोला? ये जानना जरूरी है। खेती क्वेश्चन पूछ देगा ना तो बंद भी नहीं करेगा। क्या बिहार के एग्जाम है, बिहार के मेला, बिहार के खेती, बिहार के नदी नाला, यही तो क्वेश्चन आएगा। चलिए भारतीय हरित क्रांति सुनिए। तो याद रखिएगा, किनका नाम रखिएगा? एमएस स्वामी। अच्छा ये सबसे ज्यादा अगर क्रांति आया है तो गेहूं में आया है, 5 गुना। बावजूद इसके भारत पूरे विश्व में चावल उत्पादन में नंबर 1 पे है, लेकिन गेहूं उत्पादन में नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर चीन है। आप देखे होंगे चाइनीज में नूडल्स खाता है, चाउमीन खाता है बहुत। आप जो नूडल खाते हैं वो मैदा का बना हुआ रहता है। उन लोग जो नूडल खाता है ना, वो किसका बना रहता है? आटा का बनाता है। गेहूं में से तो मैदो बनता है जी, नहीं समझे? देखिए गेहूं से क्या क्या बनता है? मैदा गेहूं से बनता है, सूजी गेहूं से बनता है, आटा गेहूं से बनता है। अब इसके बनाने के प्रोसेस क्या है से सुन लीजिए। अगर आप उस गेहूं को पूरा बारीक पीस देंगे ना, बारीक पीस देंगे तो आटा हो जाएगा। आया बात समझ में? अगर उसके छिलके को हटा देंगे, छिलके को हटा करके और अगर पीसेंगे तो मैदा हो जाएगा। और छिलका सहित अगर बारीकी से उसको तोड़ दिया जाए वो सूजी हो जाएगा। यानी कि सूजी हो, मैदा हो या आटा हो, बनता किस चीज से है? गेहूं से है। तो सबसे ज्यादा चीन में गेहूं होता है। हम आज भी गेहूं के मामला में दूसरा नंबर पे हैं। अब सीखना है। हम लोग भी मैगी खाते हैं, हम उनका देखा देखी मैगी खाना स्टार्ट किए हैं। नूडल हम लोग का भोजन नहीं था। उन लोग सब नूडल्स क्यों खाता है? ज्यादा क्या होता है? गेहूं होता है। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं नूडल्स खा के। कैसे हम लोग बनाते हैं? तेल मसाला प्याज धार के उन्हें देता है, बॉयल करता है, खा लेता है। उन लोग को तरीका पता है, क्योंकि उन लोग का ट्रेडिशनल भोजन यही है वहां पर। हम लोग धार के एकदम तीखा बना करके। हाँ बोलिए। मैदा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर अगर मैदा गेहूं से बनता है तो नुकसान क्यों करता है? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप गेहूं के छिलका को उतार दीजिएगा तो पचने की जो मंड कहते हैं ना, लार से जो मंड पचता है वो कामे नहीं करेगा और रहबे नहीं करेगा। आया बात समझ में? छिलका का रहना बहुत जरूरी है। आया बात समझ में? वो पचबे नहीं करेगा, वो डायरेक्ट पेट में जाकर जमा हो जाएगा, धीरे 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 सड़ेगा। ठीक है? अच्छा बताइए, सही बात है ना जी? मैदा का हम लोग खाना खाते हैं तो खराबी करता है, जबकि मैदा बना गेहूं में से है, छिलका उतार दिया गया। और जब भी आप रोटी बनाते हैं ना तो चोकर को पूरा चोकर मत निकाला कीजिए, चोकर का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है रोटी में। इसलिए ट्रेडिशनल चलता आ रहा है कि चोकर को छाना जाता है, लेकिन चोकर को गेहूं में से इसलिए आटा में से छाना जाता है कि उसमें कोई और डस्ट पार्टिकल तो नहीं ना है, कंकड़ उंकड़। बाद में परथन इस्तेमाल किया जाता है। परथन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो चोकर के रूप, जो चोकर मोटका मोटका होता है ना, वो बाहर में सड़ता है, पचने में बेनिफिट करता है, पचेगा भोजन। देखिए खाना खाना और पचाना भी एक प्रक्रिया है, सीखिए इस चीज को। खाना खाने के बाद तुरंत पानी कभी मत पीजिए, भोजन पचेगा नहीं, भोजन सड़ेगा। भोजन पचता नहीं है, भोजन क्या होता है? सड़ता है। कारण क्या है? HCl हमारे बॉडी में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जब आप खाने के बाद पानी पीजिएगा ना तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, और फिर भोजन वहां पचेगा नहीं। क्या होगा फिर? तो पचना और सड़ना में अंतर है कि नहीं है? समझ में आ गया? चलिए, तो चावल में कितना गुना वृद्धि?
गेहूं में, चलिए चावल की बात करते हैं। चावल भारत में नंबर 1 पे। अब भारत में भी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के बारे में कहा जाता है 1 अरबपति भी वहां खाना खा सकता है आराम से, और 15 रुपया में मछली चावल कोई खाकर आराम से निकल सकता है। चावल वहां ज्यादा होता है ना। तो याद रखिएगा, भारत पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। तो चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत विश्व का, पूरे विश्व में 21% अकेले चावल का उत्पादन करता है। विश्व में चीन, आया बात समझ में? विश्व में हाँ ठीक है, भारत में नंबर स्थान पे कौन आता है? पश्चिम बंगाल। अब विश्व में कौन आएगा? चीन आएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में याद कैसे रखेंगे? चावल के छोटा सा दाना को लीजिए। अच्छा, चावल फुला के कौन कौन खाया है बताओ हमको। चावल फुला के कौन कौन खाए हैं बचपन में? अच्छा लगता है चीनी में मिला करके। बरसात में। अच्छा सुनिए, चावल का दाना को अगर दांत में लेकर के पीसिएगा तो कट कट के आवाज आता है कि नहीं आता है? तो चावल का अनुसंधान कहां होगा? कटक में। गेहूं के बारे में, विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। चावल भारत में नंबर 1 पे। भारत में भी कहां? विश्व के लगभग 12%। इसी को उलट दीजिए तो हो जाएगा 21%। 12 को उलट देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 को उलट देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि चावल का हो गया, उसका उल्टा गेहूं का हो गया। गेहूं का उत्पादन करता है कौन? भारत। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। अब विश्व में कहां होता है? चीन में। यानी कि विश्व में चावल भी ज्यादा होगा चीन में। और अरे, पश्चिम बंगाल के बाद किसका नंबर आएगा विश्व में? चीन का आएगा चावल के लिए। ऐसे पूरे विश्व में नंबर स्थान पे कौन आएगा? भारत। भारत में कौन जगह पे आएगा? चीन। लेकिन विश्व में फिर कौन नंबर पे आएगा इसके बाद? याद रखिएगा। कंफ्यूजन हो रहा है? हम कंफ्यूजन को परमानेंट खत्म कर सकते हैं। एक बार भुला जाओ, खत्म। यही वाला कॉपी पेस्ट यहां मार दिया है। अब क्लियर? बात खत्म हो गया। अब वो कंफ्यूजन हो गया। हाँ, पुलकित क्लास के बाद कॉल करते हैं। सुनो, चावल सबसे ज्यादा भारत में नंबर 1 पे। भारत में पश्चिम बंगाल में। गेहूं सबसे ज्यादा चीन में। भारत में दूसरे स्थान पे। भारत में दूसरे स्थान पे भी कहां? उत्तर प्रदेश में। गेहूं भाई साहब, चावल भाई साहब 21% हो गए, पलट देंगे तो 12 हो जाएगा। गेहूं का अनुपात आ गया, बात खत्म हो गया। सबसे ज्यादा हरित क्रांति का किस फसल पर प्रभाव पड़ा? गेहूं और चावल पर। धान या चावल कह सकते हैं। चावल में 3 गुना वृद्धि हुई और गेहूं में 5 गुना वृद्धि हुई। आगे आइए, आगे मैया, याद रखे के बाद टेंशन नहीं है, 2 मिनट में खत्म कर देंगे। 2 मिनट में, हालांकि चलिए कोई बात नहीं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्य पदार्थों से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? सुनिएगा। हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, खाद्यान्न पदार्थ, तो कैसा खाते हैं? हरा हरा खाते हैं। सूखल सूखल खाते हैं क्या? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। कैसे याद रहेगा? दूध कैसा होता है? उजला। पीली क्रांति तिलहन से, तिल निकलता है सरसों से, सरसों का रंग कैसा होता है? पीला होता है। उर्वरक उत्पादन जो है भूरी क्रांति से संबंधित है। याद कैसे रहेगा? अरे साहब, उर्वरक की बात करते हैं तो गोबर से भी तो उर्वरक बनता है, और गोबर का रंग कैसा होता है? हमको एक बार याद है, बहुत पहले जब हम छोटा थे तो हमारे फुआ लोग, फुआ समझते हैं ना, बुआ, तो सावन का दिन आता है ना, तो सावन के दिन में लड़कियां क्या करती हैं कि मेहंदी लगाती हैं। तो सब पहले का माहौल अलग होता था, पूरा गांव की लड़की लोग एक जगह रहती थी। अब तो पूरा मेंटेनेंस में रहती है, अब जेबे नहीं करते किसी के घर। अरे 15-20 साल पहले की बात बता रहे हैं। उस समय क्या होता था कि बुआ लोग पूरा मेहंदी उंदी लगाती थी, तो हम देख लिए, हम बोले हम मेहंदी लगावेंगे। उनकी खत्म हो गया था मेहंदी। अब बेचार गांव में ना जानते कि खोट के पूरा पिसाता है सिलौट में। आप तो स्टाइलिश हो गया, 10 रुपया का जाके लीजिए और लगा लीजिए।
तो हम पूरा ड्रामा करने लगे, हम घर में इकलौता थे, और दादी पूरा गुस्साने लगी उन लोग पर कि लड़कवा के परेशान कैले है। अब फुआ डांट सुन गई, फुआ कहे कि आओ आओ लगा दो हर दी अथी कौची कहा जाता है, मैं दिया आओ आओ आओ। अब कहा कि गोबरवा उठा करके ऐसे थोप दी। हम दिन भर सुखावे चल रहे हैं हम दिन भर सुखावे चल रहे हैं, और नहीं सब अपने में हंस रही है। हम कबो किए हंसित का है तो नहीं सब ना कुछ ना बाबू लगा ले तो ऐसे ना अंगूरिया में कहने लगा रही है हमको, अंगूरियों में ना लगाती थी उन लोग लेडीज जवान, तो ना लड़का ना है तू ऐसे लगाओ, पान के पत्ता तोरा बना दे रहे हैं, ऐसे थोप दी गोबर वाले के। हम दिन भर सुखावे चल रहे हैं और दादी पूरा हंस रही है। अब समझ में आता है कि कारण क्या हुआ था। सूंघते थे तो स्मेल करता था तो हमको लगा मेहंदी है हम दिन भर, और सबको हमको देख के हंस रहा है, और दिन भर सुखावे चल रहे हैं। सुनिएगा, तो उर्वरक कैसा रंग का, गोबर उर्वरक है, और गोबर का कलर कैसा होता है, भूरा होता है। सुनिएगा, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य माने मछली, मछली समुद्र में रहती है, समुद्र का रंग कैसा, या सुने होंगे बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को नील जाती है, नीली, याद रहेगा। चलिए, लाल क्रांति आसान है, टमाटर भी लाल और मांस भी लाल, कोई दिक्कत। पहले को देखिए, कह रहे हैं कि मैदा तो जौ से बनता है, सुने नहीं नहीं, मैदा के बारे में इसलिए कंफर्म है कि हमारे एक मामा हैं जो फैक्ट्री स्टेबल किए हैं, उस फैक्ट्री में मैदा, गेहूं से मैदा भी बनता है, आटा भी बनता है और सूजी भी बनता है, इसलिए हम इसको बारीकी से जानते हैं। एक हमारे मामा फैक्ट्री बैठाए हैं, उसमें तीनों चीज बनता है, बहुत मांग है। कहा जाएगा, कहा फैक्ट्री बैठाना बहुत बड़ा चीज थोड़ी ना होता है। अब तो छोटे लेवल पे 5-10 लाख में भी बिठा सकते हैं फैक्ट्री, छोटे लेवल पे बैठ जाता है, आराम से बिठाइए। बोलिए, अच्छा यहां तक याद हो गया। पीली क्रांति, सरसों का है, सरसों कैसा रंग का होता है, तो सरसों नहीं तिलहन ना, और ज्यादा तिल कौन से निकलता है, सरसों से निकलता है, याद करेंगे। गुलाबी क्रांति, झींगा मछली, कैसे याद करेंगे, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। अच्छा, कोई के गुलाब के फूल जाके दीजिएगा और ले लेगी तो झींगा लाला, और नहीं लेता कुटा डाला, ये होगा। यानी कि गुलाब का फूल ले ली तो लाइफ क्या हो गया, झींगा लाला। तो गुलाबी क्रांति, झींगा मछली है, ज्यादा कुटाइए का चांस है। पटना में लेकर लोग को देखते नहीं है, बाप मतारी रूम लेके दिया है पढ़ने के लिए, यहाँ सपना पूरा करने के लिए, किसी और का सपना पूरा कर रहा है। अरे वो लड़का कभी भी कंपटीशन निकाल सकता है जिसका सोच इतना एकदम नॉर्मल हो, लड़की पलट के देखी नहीं कि पढ़ाई लिखाई भूल गया। आपका सपना छोटा है सर, आप डेडिकेटेड नहीं है, सख्त बनिए, सख्त, समझ गए हैं। अब पटना में 90% इसी में बर्बाद हो जाता है। अब उसका तो आदत है, वो तो एकदम इधर भी देखेगी इधर भी देखेगी और सबको लगेगा कि हमरे देख रही तो हमारा हो। अब वो क्या करती है ना कि सबके बुड़बक बना के अपने टॉप कर जाती है, वो बढ़िया करती है। हम लड़की की तरफदारी करेंगे इस मामला में। हम पढ़ते थे जिस स्कूल में वो लड़की है हमेशा 1 नंबर लाई है आज तक, काहे, सब कंफ्यूजन में, वो पढ़े में मन लगेले है। चलिए, बदामी क्रांति मसाला उत्पादन में अगर किसी को गाली दीजिएगा मां का और साला का तो बदनामी ना होगा, नहीं होगा बदनामी। मां और साला का गाली दीजिएगा तो बदनामी नहीं होगा, याद रहेगा इसे।
आगे देखिए, कहता है सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अच्छा सुनहरी देखिए, आप बैर देखे हैं? बैर, बैर जब कच्चा होता है हरा रंग का होता है, थोड़ा पकने के कगार पे होता है तो उसमें कलर उसका पीला हो जाता है, फिर उसका कलर पक जाने पर रेड जैसा हो जाता है, सुनहरा हो जाता है। कोई भी फल पकने के बाद, पपीता को देखिए हरा से एकदम सुनहरा हो जाएगा, अनार आम भी देखिए कलर चेंज होता है, यानी कि सुनहरा रंग का हो जाता है कौची? फल। आगे देखिए, पहले समझते हैं काली क्रांति गोल क्रांति। काली क्रांति पेट्रोलियम से, कैसे याद रखेंगे? अरे सिंपल सा बात है, पेट्रोल डाल के किसी को जला दो, जल के काला हो जाएगा, नहीं हो काला? नहीं समझ में आया? अरे पेट्रोल मिट्टी तेल डाल के जलाएंगे तो क्या होगा? जल के काला हो जाएगा, काली। अब जला के देखा मैं, वो सिनेमा में हम देखे थे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अब पहले से योजना बनाया था कि मिट्टी के तेल डाल के, पेट्रोल डाल के खाली धमकी देना है, जलाना नहीं है। और जो बदमाशवा रहता है ना, वो आदमी के ठीक कर देता है कि मेरे चचेरा भाई वो करता है इसे, नहीं मेरा चचेरा भाई वो करता है इसे। वो क्या करता है ना कि पहले माचिसवा के लुका देगा, अब माटी के तेल डाल के पूरा एकदम, अब खोजे कहाँ माचिस, लाओ माचिस जला ले बहू। पता है धमकी देता है घरवा में सबके। मोबाइल उबाइल से टूट गया ना, नया मोबाइल लेने के लिए घरवा में टॉर्चर करता है। एक बार बाबूजी कहते कि ले धर माचिस, तो 2 महीना में 5 लीटर तेल को उझिल के बर्बाद कर दे रहा है गधा कहीं के। सीधे बोल के मोबाइल लेवल है या पैसा की जरूरत है? अरे बात समझ में? अब दे दे सुधार हो गया है, उस चीज को समझता ही नहीं है उन लोग। माटी के तेल डाल लेगा, कने हो माचिस लाओ, अपने से लुका ले रहता है माचिसवा, मिले नहीं जगह पर टाइम पे। एक बार दे दिए किधर ले याद रखिएगा, जल के क्या हो जाएगा? काला। गोल तो सबके बारे में पता है, आलू। अब देखिए रजत क्रांति, अंडा कैसे याद रखेंगे? देखिए रजत में एक शब्द आपको दिखाई देगा, जात। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जात मतलब क्या होता है? जैसे अंडा है, हम सब एक प्रकार से मां के कोख से पैदा होते हैं, तो बाहर निकलने के बाद डिसाइड होता है कि आप कौन जात में पैदा हुए हैं। बच्चे को क्या पता है अंडा में है, तो उसको कोई पता है क्या? तो अंडा के बाद, तो अंडा याद रखिएगा। अब उस अंडा के बाद जो बाहर निकलेगा ना, तो डिसाइड होगा कि तुम कौन जात के हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, मुस्लिम हो कि हिंदू हो। मुस्लिम हिंदू पर एकदम सीमा भाभी याद आ जा रही हैं, उनको घोषित कर दो राष्ट्रीय भाभी। नहीं अरे ललुआ काजनी कैसे फेरा में पड़ गया, बताओ ना, हमको समझ में नहीं आता है। देखिए हर फील्ड में स्कोप है, ऐसा नहीं कि आप पबजी खेल रहे हैं तो आप उसमें स्कोप नहीं है। हर फील्ड में स्कोप है, टैलेंटेड होना चाहिए। चलिए सुनिएगा बात को, और उस पर देखना ना, योगी जी ना उठवा लेंगे उसको, सीमा को, और उसको जांच होगा। ये लेकिन बड़ा अजीब नहीं है, दूसरा देश के रहती तो कोई दिक्कत ना होता, प्रचार होता है। पाकिस्तान के वजह से खाली इतना बना हुआ है बेचारी का। खतरा है, खतरा है। देखिए खतरा तो ये है, हमारा देश में दबाव है, प्रेशर है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। 4 गो बच्चा के लेके आई हो तो उसका रोजगार कौन देगा? है? लेकिन एक मामले में देखा जाए तो भारत को एक नीति बनाना चाहिए। देखिए नीति क्या बनाना चाहिए, खास करके पाकिस्तान के है तो अपना ही ना हो। अगर इंसानियत की बात किया जाए, जो वहां पे संतुष्ट नहीं है, अगर वो आना चाहता है भारत में, उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। ये जो बांग्लादेशी आता है ना, उससे बढ़िया है कि आप पाकिस्तान के लोगों को जो स्वेच्छा से आना चाहते हैं आने दो, है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है भारत के पास। बदला में पीओके आ जाए। चलिए
इंद्रधनुषी क्रांति की बात करते हैं। जानते हैं इंद्रधनुषी क्रांति क्या है? इसमें हरित क्रांति, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया। सुनिए क्रांति क्या था। यह क्रांति एक ऐसी क्रांति थी जो जितनी भी क्रांतियां चल रही थी सब पर पैनी नजर रखने के लिए इस क्रांति को लगाया गया कि भाई साहब सरकार जो इतना क्रांति चला दिया है वो सब क्रांति ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो एक क्रांति और लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम क्या दिया गया? इंद्रधनुष क्रांति। क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य? भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। गेहूं नहीं, गेहूं दूसरा नंबर पे आता है। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? गेहूं और चावल में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? स्वामी नाथन को। यहां थॉमसन दिले है। एग्जाम हॉल में यही गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? सुनिए, थॉमसन लगेगा कि स्वामीनाथन है। क्या होगा? भारत में कह रहा है। अगर खाली पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है तब क्या होता? बर्लॉग होता। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहते हैं? बोलिए। देखिए याद कैसे रखेंगे भाई श्वेत क्रांति के। सुनिए, श्वेत मतलब होता है उजला और कुरियन माने काला, करियन। याद रहेगा? श्वेत माने गोरा और करिया माने काला। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा गया है? करियन के। अब करिए आदमी ने श्वेत उजला रंग खोजेगा भाई, करिया आदमी गोर होने के लिए श्वेत क्रांति ला दिया। हम गोर कैसे होंगे? याद रखना है। कोरिया का भी गोरा होता है, होता होगा जी बाबू। के साउथ कोरिया के हैं? क्या है बोलिए ना। कौची बोल रही थी? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़े। कौची डिस्टर्ब करते रहती है? क्या दिक्कत है? ठीक तो लिखल है। आप दूर से देख रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत लग रहा होगा। आप देखिए तो बाबू ठीक है? आप ठीक है? भाई जाल उल लग गया है। अब देखिए, अरे टाइपिंग मिस्टेक है जी। आप कुछ के बारे में इसका आंसर बताएं। अरे झूम है, एक कृषि का एक तरीका है। तो ई कहला भी बोल रही है। अभी तुम अगले क्वेश्चन में फसल है। देवा रे देवा, तुम अगले क्वेश्चन में ना है जी। और परेशान कर रही है तुम लोग। चलिए, गोल क्रांति आलू। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? आए अब बताइए। अगर उस लेवल पे नॉलेज ना रहेगा तो क्वेश्चन बन जाएगा? नहीं बनेगा। कपास क्या है? नगदी फसल है। गेहूं क्या है? कौन खरीफ फसल नहीं है? सुनो मेरी बात है। गेहूं तो रबी फसल है। कपास जो है कौची है? गन्ना। आगे मैया खरीफ फसल नहीं है। नहीं देखिए गेहूं होगा। पर एक जवाब और सुनिए। कपास जो है ना, वो कपास जो है याद रखिएगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम में किए जाते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब कपास फसल किस फसल में आएगा? कौन सा, खरीफ होगा कि रबी होगा? कौन होगा? खरीफ होगा। याद रखिएगा। उसमें नहीं दिया हुआ है ना, लिस्ट में नहीं दिया हुआ है ना। अब कैसे याद रखेंगे? जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी खराब है, अब आपके नजदीक आ रहा है तो क्या कहिएगा? का पास आ रहा है, दूर रहो ना, है ना। याद रखिएगा, का पास आ रहा है, खराब आदमी दूर रहो। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए। केरल में कि तमिलनाडु में? कहां होता है? कहां? भूलिएगा कभी नहीं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है?
भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती होती है? उत्तर प्रदेश में। कहां होती है? उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र क्यों होगा? दूध, सुनिए, दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा, गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा, आया बात समझ? कहां होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। नमक नहीं ना है? तो इस चैप्टर में याद क्या क्या रखना है इसे सुन लीजिए। हरित क्रांति का जनक विश्व में कौन है और भारत में कौन है? कौन फसल कब बोया जाता है? खरीफ कौन होता है? रबी कौन होता है? जायद कौन होता है? किस महीना में बोया जाता है? किस महीना में काटा जाता है? बस बात खत्म। भारत में पहला स्थान पे चावल आता है, दूसरा नंबर पे गेहूं आता है। इतना याद रखिएगा। इससे ज्यादा आप पहले इतना कर लीजिए इस चैप्टर में, समय बचेगा, ज्यादा करने का इच्छा होगा किताब पढ़ के कर लीजिएगा, पर इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। चलिए, मिट्टी। चलिए, भारत की मिट्टी देखिए। भारत के मिट्टी की बात करेंगे तो भारत में मिट्टियां तो बहुत प्रकार की पाई जाती है, पर इसमें से 4 मिट्टी ही ऐसी मिट्टी है जिसका हम स्विच ऑफ हो, जिसका क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले मृदा के बारे में समझते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं? मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है। मृदा जो है वो भूमि के ऊपर पाई जाने वाली क्या है? दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से किसके माध्यम से हुआ है? चट्टानों के विखंडित होने से, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है। मेरा कहने का मतलब है, मिट्टी किसे कहते हैं? शॉर्ट में समझना है, एक लाइन में। मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी जो होता है वो पत्थरों के टूटने से बनता है, जीव जंतुओं के सड़ने गलने से बनता है, और मिट्टी अचानक नहीं बनता है, लाखों वर्ष के बाद बनता है। आया बस समझ में? लाखों वर्ष के बाद बनता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 8। पहला, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। देखिए, एक बाद जो 4 मिट्टी और है ना, ये 4 मिट्टी में पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी, ये 4 मिट्टी उपयुक्त नहीं है हमारे लिए। पर क्या है? जरूरी नहीं है। अच्छा बताइए, मरुस्थलीय मिट्टी में कौन सा खेती करिएगा? उतना उपयुक्त नहीं है। दलदली मिट्टी में दलदल है तो वहां खेती होगा? नहीं है। मरुस्थल में, पर्वतीय मिट्टी में भी खेती नहीं होगा जहां कंकड़ पत्थर खाली है।
है ना, कोई खास प्रकार का कोई अनाज हो गया तो हो गया, और पूर्ण रूप से नहीं होगा। इसके बाद लवणीय मिट्टी, जैसे समुद्र के बगल में जो मिट्टी पाया जाता है लवणीय मिट्टी होता है, उसमें कौन सा खेती होगा। मिट्टी है 8 प्रकार का जरूर, पर उनमें से जो लास्ट के 4 प्रकार हैं वो हमारे कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले यह बात रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाली मिट्टी 4 प्रकार की होती है। शुरू वाला 4 गो कौन कौन, जलोढ़, काली, लाल और लेटेराइट। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी है। यह इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में 8 प्रकार की मिट्टी में से 4 प्रकार की मिट्टी में ही खेती होती है, और उन सारे मिट्टियों में 3 प्रकार के तत्वों की अति आवश्यक है, मतलब कमी है, अति कमी है। क्या क्या भाई साहब, पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस और तीसरा ह्यूमस, नमी, नमी की भी कमी है। तो याद रखिएगा, पहले ह्यूमस किसे कहते हैं, यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बन पदार्थ निर्मित होता है उसे हम नमी, ह्यूमस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस हमेशा नमी बनाए रखता है। आए बात समझ में। मिट्टी को देखे होंगे कि कुछ कुछ मिट्टी होता है केवाल मिट्टी, केवाल मिट्टी जब सूखेगा तो दरार पड़ जाता है। केवाल मिट्टी जब सूखेगा तो क्या पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगा, यानी कि उसमें नमी की कमी है। जब तक पानी ऊपर में था तब तक ठीक रहा, ज्यादा कीचड़ भी उसी में होता है, तुरंत कदई बन जाएगा, लेवार लग जाएगा, है ना, चप्पल चाहिएगा तो चप्पल में सड़ जाएगा। लेकिन पौरा वाला मिट्टी, पौरा का मिट्टी समझते हैं, जिसमें बालू वाला भी अंश पाया जाता है, आया बात समझ में, उस मिट्टी में नमी की मात्रा क्या होती है, थोड़ा ज्यादा होती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की मिट्टी जो है 8 प्रकार, उसमें से कौन कौन प्रकार, 4 प्रकार इंपॉर्टेंट है। कौन कौन भाई साहब, काली, लाल, लेटराइट और जलोढ़ मिट्टी। इसमें चारों मिट्टी में 3 प्रकार की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। सुनिए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी का एक नाम है, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी किसे कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, दोमट, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। देखिए, मान ली कोई पहाड़ है, ठीक है, और बरसात में पानी होता है तो पूरा एकदम पहाड़ पर के पानी को, पहाड़ पर जितना भी गंदगी पाया जाता है, जितना भी मिट्टी है ऊपर में, जीव जंतु मरा सड़ा गला, पेड़ पौधा के माध्यम से जो फल वहां गिरा, समझ गए, उस सब पानी बहा करके नीचे ले आती है। ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों में क्या कर देती है, बिछा देती है। अभी जलोढ़ मिट्टी जो है ना सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। देखिए, समझिए कंसेप्ट को, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ इसलिए मानी जाती है कि जलोढ़ मिट्टी का जो आवागमन है वो कहां से है, पहाड़ी क्षेत्रों से है। अब सोच के देखिए कि बरसात के दिन में बारिश होगा, लेकिन बरसात आते आते तक जी 8-9 महीना का समय होता है बिना बरसात वाला, उसमें बहुत सारा जीव जंतु मर जाता है वहां, तो मरने के बाद सड़ गल जाता है। वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधा, पहाड़ है तो पेड़ पौधा होगा ना, फल होता है, बहुत सारा ऐसा फल होता है जो आप मनुष्य पहुंच के खा नहीं पाता है, वो सब सड़ता गलते रहता है, वो सब कंपोस्ट खाद बन जाता है। और जब बरसात के पानी में पहाड़ से पानी आता है सारी गंदगी को, और सारा गंदगी हमारे लिए आपके लिए खराब है, पर मिट्टी के लिए क्या है, बहुत उपजाऊ है। इसलिए जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। समझ में आ गया। चलिए, तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी रहेगी, जलोढ़ मिट्टी रहेगी। अब सुनिएगा, क्षेत्र इसका क्या क्या है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान। अब भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान हम क्यों कहेंगे, क्योंकि पहाड़ तो उत्तरी इलाका में ज्यादा है। बोलिए, जिस इलाका में पहाड़ ज्यादा होगा जलोढ़ मिट्टी भी क्या होगा, उसी इलाका में ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी इलाका होगा। और तटीय मैदान, अब तटीय मैदान काहे कहेगा, क्योंकि जो पानी पहाड़ से आएगा उस समुद्र में भी तो जाएगा, तो समुद्र के जितना भी गंदगी होता है सब तट पे जमा होता है, तो तट पर वो गंदगी जमा होने से क्या हो जाता है, मिट्टी उपजाऊ हो जाता है। देखे होंगे समुद्र के तट के किनारे खेती, नहर के, नदी के तट के किनारे भी खेती होता है, गंगा नदी के तट पर देखिए खेती नहीं होता है,
इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है जानते हैं? प्रचुर मात्रा में चूना तथा पोटेशियम पाया जाता है। कमी किस चीज का? तो कमी तो पता है कि भाई ह्यूमस की कमी सब जगह है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। ये तो पहले ही बतिया जानते हैं कि भारत में जितना भी मिट्टी पाया जाता है फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का क्या है? कमी है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा प्रचुरता किसकी पाई जाती है? किसकी? चूना की और पोटेशियम की। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि जलोढ़ में पोटेशियम और चूना की कमी है? एक छोटा सा बात बताइए, चिनौटी देखे हैं? चिनौटी, तो चिनौटी चूना रखने का एक बर्तन होता है। पोट माने क्या होता है? बर्तन। देखिए पोटेशियम में पोट है, पोट माने तो बर्तन में चूना रखेंगे और चूना सूख जाता है तो ओकरा में जल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? जल नहीं मिलाया जाता है। याद रखेंगे, दिमाग में सेट रखेंगे। जलोढ़, जल को चीज मिला देंगे चूना में और चूना को चीज रखेंगे पोट में। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? चूना और पोटेशियम। कमी किसकी होती है जी? नाइट्रोजन, फास्फोरस। अरे भाई साहब ये तो हर मिट्टी में कमी होगा, हर मिट्टी में कमी होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और किसका? ह्यूमस का। पर जलोढ़ मिट्टी में प्रचुरता किस चीज की है? चूना, पोटेशियम और बस, और कुछ ही। सुनिए, अब ये जल किस चीज के लिए उपयुक्त मानी जाती है? सुनिए, यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू खेती भी की जाती है। पर सबसे ज्यादा क्या की जाती है? धान की जाती है। क्या की जाती है? धान की जाती है। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है भाई साहब, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। अबे बांगर और खादर क्या है? बांदर ना, बांदर नहीं, मंकी माने बांदर, बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर। देखिए बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। भाई साहब 4-5 साल पहले पहाड़ पर से जो पानी आया होगा वो माटी जामे ना होगा धरती पर, उस मिट्टी को क्या कहेंगे? बांगर। और खादर किसको कहेंगे? नहीं, जलोढ़ मिट्टी को। याद रखिएगा। इसके बाद अब काली मिट्टी पढ़ेंगे। लेकिन जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? बांदर, बांगर आओ खादर। हाँ बांदर बना दीजिए, क्या दिक्कत है ना? बांदर, बांदर का पत्नी बांदरी रानी बन के रहेगी, पुरानी रानी है ना? क्या है? आओ खादर में क्या याद रखेंगे? नहीं, याद रखना होगा आपको। तो अभी तक हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में यह देखा कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किधर है भाई साहब? किधर है? उत्तरी इलाका में, पहाड़ी क्षेत्रों में। जलोढ़ मिट्टी कहते किसे है? पहाड़ से बहाई गई पानी जो मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। कमी किस चीज का है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमी। प्रचुरता चूना और पोटेशियम। दिमागवा में सेट हो गया कि ना हो गया? दूसरा बात भाई साहब याद याद रखिएगा, बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और खादर जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में दिक्कत तो है? जलोढ़ मिट्टी याद रहेगा? याद रहेगा। अब देखिए काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। देखिए सुनिएगा, ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत सारा टुकड़ा बाहर निकलेगा, इसको कहते हैं बेसाल चट्टान। अब ये बेसाल चट्टान जब टूट टूट के तब किसका निर्माण होता है? काली मिट्टी का। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। लावा मिट्टी तो समझ में आ जाएगा क्योंकि लावे से निकला है। रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी, क्योंकि इसमें कपास की खेती क्या होती है? ज्यादा होती है। इस मिट्टी का काला रंग क्यों होता है? टिटेनी फेरस के कारण होता है। क्यों होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं क्योंकि लंबा टॉपिक है ना? कल ज्योग्राफी खत्म, ठीक है? 1-2 दिन के बाद पॉलिटी खत्म, एक बाद चालू करेंगे। तो आप टेंशन ना लो, खाली आपको उदास नहीं होने देना, हमको टेंशन मत दो। सुनो भाई साहब,
हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके आदेश पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अलग सिस्टम हम लोग सर के बीच, हमारे बीच में है। आया बात समझ में? इसलिए जो भी कमिटमेंट, जो भी बात है आप सर से करेंगे, हमसे नहीं करेंगे।